बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। आज की वीडियो है पार्ट 5 ऑफ द डिस्कोटेक इंस्टॉलेशन सीरीज़। दिस इज़ द फाइनल वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग, आइटम वाइज जौन सा है डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ, जो कुछ आपने स्क्रीन पर नहीं देखा और मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना ज़रूरी है, हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और प्रोजेक्ट को इंटायरली जौन सा है आज की वीडियो में सम अप कर देंगे। आज में हम जौन से मेन टॉपिक्स कंसिडर करेंगे, ऑफ कोर्स सबसे पहले जौन सा है, जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, हम प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जौन सा, जैसे मैंने आपको बताया, बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ आपको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ें होंगी। और एडिशनली एक तो हार्डवेयर जौन सा है एक्वायर किया गया और सेटअप में लगा, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जौन सी एडिशनल काम हुए, मिसाल के तौर पे हब को लाइन करने के लिए रूलर बनवाया गया था, बुश बने, एक नहीं कम से कम 3 बुश बने जिसमें से एक फ़ाइनल हुआ। उसके बाद डिस्क माउंटिंग के बोल्ट्स का काम करवाना पड़ा। ये एडिशनल सारे काम जौन से थे, इनके जौन से स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी जौन सा है मैं आपको बताऊँगा। जी व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से। डेफिनेटली एक क्वेश्चन पार्ट 1 से ही सबके जहन में था कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अच्छा, तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए जौन सी है मैंने कंप्लीट एक शीट जौन सी है वो बनाई है। आपको डिस्क्रिप्शन में जौन सा है इस शीट का, कॉस्टिंग की शीट का लिंक जौन सा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। आइटम वाइज लिस्ट है, आप प्लीज़ लिंक यूज़ करते हुए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ द वेरी शीट कॉस्टिंग की जो कि आपके पास है। मैं इसी शीट पे जौन सा है स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले जहाँ पे नज़र जाती है वो है प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज़ मेंशन्ड हियर एज 38,396 वूपिंग अमाउंट, लेकिन इसमें हब इंक्लूडेड नहीं है। हब इंक्लूडेड क्यों नहीं है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि हब इंक्लूडेड क्यों नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हब की कॉस्ट अगर हम इसमें 4,000 ऐड कर देते हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है कोई 42,396 रुपये। और वर्नियर कैलिपर, मुझे टूल्स इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ टूल्स ऑफ ऑल काइंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड आई डोंट नो वट एवर। तो इसमें से वर्नियर कैलिपर वाज हाउ मच, वर्नियर कैलिपर दैट वाज ऑफ 1500। आप अगर बाहर से काम करवाते हैं तो ये आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होएगा, आप इसको निकाल देते हैं, आपकी कॉस्ट आ जाती है कोई 40,896 रुपये पे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूड की जा सकती हैं अगर काम आप खुद से नहीं करते हैं, या मैंने जिस तरह से किया, मैंने रिम जौन सा है वो मैंने सेपरेट परचेज़ किया था क्योंकि बाइक प्रोजेक्ट ने बहुत सारा टाइम लिया। जैसे आपको पता है, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम बाइक वाज इन रनिंग कंडीशन, तो मैंने नया रिम लिया था जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया। आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। बीच में से 1480 रुपये रिम की कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट इज़ लाइक, जैसे कि आप आखिरी कॉलम में देख रहे हैं, 1347 रुपीज़ है। दैट वाज सुजुकी जेन्युइन पार्ट 1 में, जो कि आपको अवेलेबल हुआ था 27 अप्रैल को। मैंने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन में बताया था कि टोटल हार्डवेयर जौन सा है दैट विल बी सुजुकी जेन्युइन और एटलीस्ट ब्रांडेड। एक आइटम जैसे कि हब आपको मालूम है दैट इज़ फ्रॉम कावासाकी, और स्पोक्स जौन सी हैं दैट इज़ फॉर होंडा डिलक्स। अदर देन इट्स ऑल सुजुकी जेन्युइन और हैंडमेड एट दी लेथ और वट एवर। तो आप अगर इन द वन गो प्रोजेक्ट करते हैं, आप इसमें से रिम की कॉस्ट वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। हब अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है जैसे कि मुझे मिला, दैट वाज इन नॉट अ गुड कंडीशन, आप इसमें से स्पीडो के गियर्स जौन से हैं, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 पे मेंशन्ड हैं, आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके हब के अगर बेरिंग्स अच्छे होंगे तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सक्लूड किया। अगर तो ये मोटी मोटी सी कुछ चीज़ें आप रिमूव कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट विद ऑल ब्रांडेड एंड जेन्युइन तसल्ली बख्श हार्डवेयर के साथ वो कंप्लीट होता है 38,966 रुपीज़ में। इवन देन अ बिग फिगर। एंड ये फिगर जिस वक्त मैंने सुजुकी ली जनवरी 2019 में 30,000 का डिफरेंस है स्पेशल एडिशन में और सिंपल वर्जन में, ये उससे भी ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी में ये डिफरेंस रह गया हुआ सिर्फ 15,000 का। अच्छा, तो कॉस्ट बनी हमारी 38,966। प्रोजेक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक दफ़ा देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्रोसीड कैसे हुआ। प्रोजेक्ट मेरे माइंड में था बहुत अरसे से कि ये काम करना है। क्यों करना है? सिर्फ इस वजह से करना है कि कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोजेक्ट मेरे पास होना चाहिए, जो कि नहीं था। सो ये बहुत अरसे से मेरे जहन में प्रोजेक्ट मौजूद था। इत्तेफाक से 18 मार्च को लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं अपनी बाइक पे रावलपिंडी गया हुआ था, कमेटी चौक के पास। वहाँ पे एक मैकेनिक के पास मुझको ऐसे ही ज़िक्र हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ये फ्रंट का सेटअप है। मैंने कहा मुझे सिर्फ हब चाहिए, बाकी का मैं जो सा खुद करूँगा। उन्होंने बोला नहीं, आपको ये चीज़ें साथ में लेनी पड़ेंगी। सो एसोसिएटेडली मुझको एक क्या बोलते हैं, ब्रेक कैलिपर, स्पोक्स, ये चीज़ें जो उनसे मुझको साथ में हब के परचेज़ करनी पड़ी जस्ट टू एक्वायर द हब। अच्छा, वाई आई वॉज टेम्प्टेड टू बाय द हब एट द वेरी फर्स्ट गो। नंबर वन, अब चाइना से उस वक्त अली एक्सप्रेस से सामान नहीं आ रहा था, तो मुझे कोई लोकली सोर्स करना था। अब मैंने ये हब क्यों लिया? आपके पास दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। नंबर एक, आप मार्केट में देखते हैं कि आपके पास क्या हार्डवेयर अवेलेबल है, आप उसकी बेस पे अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। सेकेंडली, आप पहले स्पेसिफिकेशन सेटअप करते हैं, जैसे कि मैंने की, जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताई, और उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। डिफ़िकल्ट टास्क, इसमें आपको अनफॉर्सीन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं फर्स्ट अप्रोच की निस्बत, जिसमें आपने सारा हार्डवेयर पकड़ा, बोल्ट ऑन किया एंड हियर वी गो। तो माय अप्रोच वाज सेकंड वन। सो मैंने डिस्क लगानी थी बाएं हाथ पे। अब मुझको एक हब चाहिए था जो कि चाइना से तो आ नहीं रहा था, चूँकि डिलीवरीज बंद थी अली एक्सप्रेस की। मुझे एक लेफ़्ट साइडेड डिस्क माउंटेड हब की ज़रूरत थी। दैट वाज सपोज टू बी इन अवर टर्म्स, जैसे आप कह लें कि कावासाकी ही का हमारे पास अवेलेबल हो सकता था। सो आई केम अक्रॉस दैट वन और मैंने वो वहाँ पे एक्वायर किया। अच्छा, कॉस्टिंग की तरफ बाद में आते हैं। एक दफ़ा फिर हब के साथ आगे क्या क्या हुआ हम वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे हब लेते वक्त सिर्फ एक चीज़ का था कि क्या GSSC की डिस्क उसके माउंटिंग बोल्ट्स में, डिस्क माउंटिंग बोल्ट्स पे ठीक तरीके से माउंट हो जाएगी, क्योंकि हब के भी 4 बोल्ट्स थे, माउंटिंग होल्स थे, और डिस्क में भी 4 ही बोल्ट्स लगने हैं। सो आई रश टू द अली ब्रदर्स, जो कि स्टॉकिस्ट हैं, बहुत मशहूर स्टॉकिस्ट हैं पिंडी में सुजुकी के पार्ट्स के। मैंने उनसे 18 मार्च को डिस्क रोटर परचेज़ किया, डिस्क तवा जिसको हम बोलते हैं। ओरिजिनल प्राइस इसकी सुजुकी की तरफ से है 3,553 रुपये एज़ लिस्टेड इन द लिस्ट, और मुझको ये उन्होंने चार्ज किया 3,900 विद एन ओवर कॉस्टिंग ऑफ ₹347 रुपीज़। मैं प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना था। मैंने डिसाइड करना था कि मैं हब उठाऊँ या ना उठाऊँ। मैंने डिस्क को हब के ऊपर रख के वेरीफाई करना था। अगर तो बोल्ट्स लगते थे तो ठीक है, मैं हब ख़रीदना था, नहीं तो मैंने नहीं लेना था। एंड सरप्राइजिंगली 19-20 का मामूली सा माउंटिंग बोल्ट्स में फ़र्क आ रहा था। सो आई वाज प्रीटी मच गुड के हल्का सा जोन सा है बोर करने से डिस्क को, माउंटिंग होल्स को, मेरा प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। सो आई पिक्ड अप दैट हब ऑन द 18th ऑफ मार्च। 19 को मैंने रिम परचेज़ किया द वेरी नेक्स्ट डे। 22 को, अच्छा नहीं, 19 को ही, 18-19 को हम सुन रहे थे कि शायद लॉकडाउन हो जाए, शायद लॉकडाउन हो जाए। सो मैंने थोड़ा सा होमवर्क इकट्ठा करने के लिए अगले दिन ही दोबारा मार्केट से रिम परचेज़ कर लिया, और स्पोक्स जोन सी हैं वो परचेज़ की। हब पेंट यहाँ पे 19 को लिखा हुआ है, लेकिन वो उसके थोड़ी दिनों के बाद हुआ था। तो मैंने इतना सामान अपने पास कर लिया कि मैं अपना जोन सा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर लूँ, कम से कम व्हील जोन सा वो असेंबल कर लूँगा। अच्छा, तो हुआ कुछ इस तरह से कि रिम वर्क हो गया, स्पोक्स हो गई, और मेरे पास मेन कंपोनेंट जोन सा था हब, वो मेरे पास आ गया। प्रोजेक्ट
काइंड ऑफ किक्ड ऑफ। इसी दौरान 23-24 मार्च को जौन सा है लॉकडाउन हो गया एंड आई वाज ऑल लेफ्ट विद वट एवर आई हैज़। 27/4 को मैंने प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की अपने चैनल के ऊपर और उसमें आपको स्पेसिफिकेशंस तमाम मैंने ले डाउन कर दी कि जिसके तहत ये प्रोजेक्ट जौन सा है आगे चलेगा, कंटिन्यू हुआ। उसके बाद इस वक्त 2 परचेजेस मैं कर चुका था, दैट वाज फ्रॉम अली ब्रदर्स। हमेशा ओवरचार्ज करते हैं ये वेंडर जौन सा है। सो अगर तो मैं सारा हार्डवेयर यहाँ से लेता तो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो कि मैंने आपको बताई कमोबेश 38,966, इसमें कम अज़ कम कुछ नहीं तो मेरा ख्याल 4,000 रुपये तो मज़ीद इजाफ़ा हो ही जाता। तो मैंने जौन सा है डिस्क और हब जौन सा है वो लेके गया फैल्कन इंजीनियरिंग पे, जहाँ पे मेरी बाइक का सारा काम हुआ है सेटअप का। वहाँ पे जौन सा है डिस्क को जौन सा है ड्रिल किया गया, उसके होल्स को 8 mm के होल्स थे माउंटिंग के, उनको 9 mm पे किया गया और क्या कहते हैं उसको, तब मेरा डिस्क जौन सी है हब पे माउंट हुई। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद जौन सा है मैंने हब को पेंट करवाया और हब असेंबल करने से पहले उसको अलाइन किया। अलाइनमेंट की वीडियो आप पार्ट 2 में देखते हैं जो कि 6 मई 2020 को आपके लिए अवेलेबल की थी। उसमें जौन सा है उसके लिए मुझको एक तो 123 mm का फैल्कन इंजीनियरिंग से मैंने बनवाया था गाइड रूलर, दैट वाज जस्ट अ रॉड ऑफ 123 mm लॉन्ग। उसके बाद 30 mm का इनिशियल एक स्पेसर या बुश जिसको आप कह लीजिए वो बनवाया गया था। दैट वाज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अच्छा, उसके बाद मैं मीनवाइल SOPs के साथ जो सा मार्केटें खुलना शुरू हो गई थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से प्रोजेक्ट का मज़ीद सामान भी एक्वायर करता रहा हूँ। वो डिटेल आप सारी देख रहे हैं। मेजर जो सा पोर्शन है तमाम सेटअप का वो मैंने 16 तारीख़ को 16 जून को जो सा है MR सुजुकी मरी रोड से जो सा है वो एक्वायर किया। उसमें आपकी फोर्स की ऑयल सील्स, कैलिपर असेंबली, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ये सब कुछ जो सा है एक्चुअल कंपनी रेट्स पे है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। ऑल्दो ऑल दिस वाज कंपनी प्रोवाइडेड हार्डवेयर और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें सीमलेस इंस्टॉलेशन होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं 2 आइटम्स बेंजो बोल्ट्स जो कि ऊपर मास्टर सिलेंडर से लेके एक मास्टर सिलेंडर पे लगता है और एक नीचे आपके ब्रेक कैलिपर में लगता है फॉर द डिलीवरी ऑफ ब्रेक फ्लूइड। इनमें 4 वाशर यूज़ होती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। एट बेस्ट दे आर यूज टू बी ऑफ कॉपर वाशर जो कि अच्छे तरीके से प्रेस होके आपको ऑयल सीलिंग प्रोवाइड करती हैं। सुजुकी डजंट प्रोवाइड देम। मैंने काफ़ी कोशिश की सोर्स करने की सुजुकी से, सुजुकी में बात भी की, बट वो बताते हैं कि कॉपर की वाशर साथ में नहीं आती। नहीं आती का मतलब ये नहीं कि आप उसके बगैर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यू हैव टू इम्प्रोवाइज समथिंग। तो उसके लिए जो सा है मैंने 2 रुपये के 4 अदद सिक्के लिए, वो फाल्कन इंजीनियरिंग पे लेके गया, यासिर भाई को दिए, उन्होंने साइजेस लेके जो सा है उसको शेव आउट किया, बीच में से ड्रिल किया और मैंने वो इंस्टॉल किए इस उम्मीद से कि ये मेटल कदरे नरम है, ये अच्छे तरीके से प्रेस होके सील दे देगा। एंड इट्स बीन लाइक अ मंथ नाउ, इट्स स्टिल होल्डिंग अप एंड आई थिंक अगर अभी तक ये चल रहे हैं तो ये आइंदा भी चलेंगे। बट सुजुकी शुड प्रोवाइड copper washers with banjo bolts, those are utmost necessary. Suzuki should realize this thing. Second, शॉक का बॉटम जो सा है वो परचेज़ किया। अच्छा, अब शॉक के बॉटम के साथ क्या प्रॉब्लम आया, मैं जो सा है जिस वक्त बनवा रहा था अपने शॉक्स, उनकी ऑयल सील्स वगैरह चेंज करवा रहा था, शॉक तैयार करवा रहा था दोबारा से। शॉक के बॉटम पे होता है एक एलन बोल्ट जो कि शॉक के अंदर के वॉल्स के मैकेनिज़्म को पकड़े हुए होता है। वो वाला जो सा होल है वो
डायमीटर उसका कम था और एलन बोल्ट जो सा जेन्युइन था वो उसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा था। लिहाजा मुझको बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटम को दोबारा से ले जा के मशीनिस्ट शॉप पे उसको दोबारा से ड्रिल करवा के वो होल खुला करवाना पड़ा। तो वो बोल्ट पास ऑन हुआ, बट उस बोल्ट के नीचे लगती है एक वॉशर। तो वो जो सी ओपन स्पेस थी जिसमें वॉशर ने कॉलर जिस कॉलर पे वॉशर ने बैठना था वो स्पेस भी कम थी। लिहाजा मुझको वो भी मशीनिंग करवा के वॉशर को सीट करने के लिए थोड़ा सा मैंने वो सीट वाला पोर्शन वो खुला किया, और उसके बाद थोड़ा सा जो सा कॉपर की वॉशर जिसने सीलिंग प्रोवाइड करनी थी उसको शेव आउट किया। तब मेरा जाके शॉक जो सा वो कंप्लीट हुआ था। अगेन हाईली अनएक्सपेक्टेड एंड सुजुकी के पार्ट पे अच्छी बात नहीं है कि उनके जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिर्फ शॉक का बॉटम जो सा है दैट वाज 8,567 रुपीज़, द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ द होल प्रोजेक्ट। अब मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट में अगर 2,000 का आप यही लगा लें क्या कहते हैं शॉक का बॉटम, तो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो सी है वारे में आ जाती है। बाकी चीज़ें क्या कैसे की जा सकती है मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, बट सुजुकी शुड लुक इनटू इट। सेकेंडली कलर पेंट का शेड बॉटम के ऊपर। सुजुकी ने एक दफ़ा कह दिया ना कंपनी है कि ये शेड का ये स्पेक्स होने चाहिए, तो वो स्पेक्स भले चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, कोरिया में हो, मलेशिया इंडोनेशिया में हो, कलर शुड रिमेन द सेम। काफ़ी सारा फ़र्क था। दैट वाज जो बॉटम पे आया डार्क शेड का सिल्वर था, और जिसे कहते हैं मेटालिक का उसके अंदर ग्रेन जो सा वो बड़े रंग का था। सो सुजुकी शुड लुक इनटू दीज थिंग्स एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद मेजर काम क्या हुआ था? उसके बाद मेजर काम था जी, मैंने ये चीज़ तो पता लग गई थी हब को लाइन करते वक्त के डिस्क जो सा मुझको ऑफसेट करनी पड़ेगी। मैंने उसके लिए सुल्तान के खूह से जो सा है डिस्क कास्ट करवा ली थी। दैट वाज ऑन 13th ऑफ जून, जो कि बाद में शेव आउट हुई और इसमें माउंट हुई। स्पेसिफिकेशंस के लिए मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ बाकायदा डायग्राम के साथ। एंड दैट वाज इट। लेकिन एक चीज़ और हुई थी कि जब मुझे पता लग गया था कि डिस्क को मैंने साइड पे मूव करना है, तो मुझे उसी वक्त पता लगा था कि जो से डिफ़ॉल्ट बोल्ट साथ में आए हुए हैं उनकी लेंथ भी मुझको कम पड़ेगी। सो आई आल्सो हैव टू सोर्स द बोल्ट्स, और जो सी चूड़ी थ्रेड हब के बोल्ट्स का था वो मुझको पूरे पिंडी में कहीं से नहीं मिला। नतीजतन ओवर साइज़ के बोल्ट्स लेके मैंने उनको जो सा है थ्रेड करवाया। वो कॉस्ट मुझको एक्स्ट्रा पड़ी। अगर आपको बोल्ट्स मिल जाते हैं तो आपकी ये वाली कॉस्ट भी बच सकती है। मुझको बोल्ट्स की थ्रेडिंग जो सा है, बोल्ट्स 150 रुपीज़ के 4 बोल्ट्स मिले थे मुझको 3 इंच के जो सा है वो फिर मैंने कट टू साइज़ करवा के उनको थ्रेड करवाया था, और उनकी थ्रेडिंग वाज लाइक 300 के 200 समथिंग लाइक दैट। शॉक्स रीबिल्ड, ब्रेक ब्लीडर, क्लच लीवर, बोल्ट्स, थ्रेडिंग लेबर 300 वाज देयर लेबर। तो तकरीबन 450 रुपये के मुझको ये 4 बोल्ट्स पड़े थे। ओके, उसके बाद दैट वाज प्लेन इंस्टॉलेशन, जो कि आपने वीडियो के पार्ट 4 में देखी ही है। अभी मैं बात करते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें बचाई जा सकती हैं जिसमें से कॉस्ट सेविंग हो सकती है। रिम वगैरह का मैंने आपको बताया। होस पाइप कह रहा हूँ, ब्रेक फ्लूइड का जो सा पाइप है मैंने अपनी बाइक पे लगाया हुआ है हैंडल बार का रेजर राइजोमा का। तो उससे जो सा मुझको फ़ील होता है कि पाइप की लेंथ जो सी है वो थोड़ी सी कम है। आप देख लीजिए, अगर तो आपका हैंडल बार रेज नहीं है तो आपको जो सा है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं कि अभी में ब्रेक लाइन जो सी है वो टाइट है, जैसे आप ऊपर बैठते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है वेट के साथ, और उसमें कोई टाइटनेस वगैरह का कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिडर करना चाहें तो इंस्टॉलेशन के वक्त ये एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। आप स्टॉक जो सी ब्रेक लाइन है उससे डेविएट कर सकते हैं। बाकी का रहता है मास्टर सिलेंडर। मैं इस पे रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इस पे रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये आप प्रॉपर ब्रांड का लें। मैंने जो सा सुजुकी जेन्युइन का लिया। सेम इज़ द केस विद बॉटम ब्रेक कैलिपर।
कैलिपर जोन सा है, आप इसके ऊपर भी कम से कम मैं तो जोन सा है रिस्क नहीं ले सकता, तो मैंने ओरिजिनल ही लगाया। इन बिटवीन आप जोन सा है होज़ पाइप्स है जोन सा है, अगर तो ये लीक वगैरह का इनका आमतौर पे इतना ख़तरा नहीं होता, आप इसमें से कुछ सेविंग कर सकते हैं। शुरू में जैसे आपको बताया, आप रिम या हाफ बेरिंग्स वगैरह इसमें से आपकी सेविंग प्रोजेक्ट कॉस्ट की हो सकती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं एक सीरियस टॉपिक जिसको कहना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ जिस वक्त मैंने पार्ट 2 में हब को रिम माउंट कर दिया हब के ऊपर और उसको मैंने लगाया फोर्क्स के बीच में। वैसे हब चला के देखते थे तो बेरिंग ठीक लगते थे, लेकिन जिस वक्त उस पर रिम माउंट हो गया तो उसका डाया मुझको बड़ा मिला। फोर्क्स में लगा के जब उसको मैंने ऊपर नीचे से यूं हिला के देखा, लाइक दिस, टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम अपोजिट डायरेक्शन में, मामूली सी मुझको उसमें फ़ील हुआ कि गैप है, बेरिंग जोन सा है उनमें स्पेस है। दैट वाज नॉट द बेरिंग बट इन फैक्ट द बुशेस ऑफ द हब, बुश बनने वाले थे। चूँकि जिस वक्त ये तो अभी खड़ी बाइक की बात है, जिस वक्त बाइक रनिंग में होगी, वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगी, हब पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा, तो दिस थिंग विल एग्रीवेट फर्दर। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं नहीं चाहता था कि इनको बुश लगें, ज़्यादा टूलिंग हो, लेकिन एक्सपीरियंस ने बताया कि आप कभी भी हब में फिलिंग ना करवाएं, हब को हीट अप ना करें। मैंने इनिशियल अटेम्प्ट किया था हब की करेक्शन का, उनके बुशेस का, बाय वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग डाउन द मेटल, और बुश ना लगवाने का। दैट डिडंट वर्क। तो पार्ट 3 से पार्ट 4 के बीच में जौन सा पीरियड है ना, ये कमोबेश सारा मेरा हब के साथ लड़ते में ही गुजरा, आप समझें। आखिरकार जिस वक्त मैंने मेटल की फिलिंग करवाई, हब हीटअप हो गया, हब कमोबेश तकरीबन सारा ही जिसे कहना चाहिए कि फिर गया या अपने सेंटर से ऑफ हो गया। सो कमोबेश सारा हब दोबारा लेथ पे लग के रेक्टिफाई हुआ, अलाइन हुआ दोबारा से, और उसके बाद अल्टीमेटली बीच में बुशेस ही लगे। बट आई एम प्रिटी हैप्पी कि जैसे कमेटी चौक से मेरा काम हुआ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद देम। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छा हब लें। नंबर 1, सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, नया है तो वो तो नया ही है। अगर आप सेकेंड हैंड हब लेते हैं तो अच्छा लें, और सिर्फ उसकी अच्छाई पे ना जाएं, उसको सीधा लेके जाएं मशीनिस्ट के पास और उसको चेक करवाएं। आइदर वो देखने में तो अच्छा है ही है, हाथ में पकड़ के घुमाने में अच्छा है ही है, एक्चुअल मशीन पे या रनिंग में भी अच्छा होगा या नहीं। सबसे पहले आप ये कीजिए और उसके बाद जोन सा है उस पर अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कीजिए। जी तो व्यूअर्स, वीडियो के फाइनल सेक्शन में जोन सा हम बात कर लेते हैं। अभी कॉस्टिंग की एक बात और रहती है। जितना भी काम मैंने मशीनिस्ट शॉप पे करवाया वो मुझको चार्ज नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो इस कॉस्टिंग में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर इसी जोन सी मैंने आपको एक्सपेंस शीट दी है, इसके नीचे देखते हैं तो गाइड रूलर बना था 123 mm का, 33 mm का इनिशियल स्पेसर बना था। ये उस वक्त था जिस वक्त सिर्फ मैंने हब लाइन किया था। उसके बाद साइजिंग ड्रिलिंग ऑफ डिस्क अडॉप्टर जोन सा है ये हुई थी, जोन सा सिल्वर का बना था। डिस्क माउंटिंग के बोल्ट्स की साइजिंग नॉट थ्रेडिंग हुई थी कमेटी चौक से, वो चार्ज हुई थी। और ये जोन सी है मैंने लोकली करवाए थे, ये फाल्कन इंजीनियरिंग ने मुझको चार्ज नहीं किया था, यासर भाई ने। अडॉप्टर फॉर साइड व्यू मिरर्स, स्पेशल एडिशन के जोन सा साइड व्यू मिरर्स के थ्रेड्स हैं, दैट इज़ 14 मिलीमीटर। मैंने ओरिजिनल लगाने थे अपने नॉर्मल वर्जन के, तो बीच में अडॉप्टर बना था, मैंने आपको दिखाया था पार्ट 4 के डे 3 में। मुझको वो भी चार्ज नहीं हुआ था। बेंजो बोल्ट्स की वॉशर्स बनी थी फाल्कन इंजीनियरिंग पे, वो भी चार्ज नहीं हुई थी। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये आपको तकरीबन आपकी अपनी लोकल मार्केट में कितना चार्ज हो जाएगा। दिस वुड बी समथिंग लाइक 1500 to 2000 समथिंग लाइक दैट एडिशन टू द कॉस्ट। बात कर लेते हैं एडिशनल हार्डवेयर की जो कुछ के बना था। सबसे पहले बुश की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे इस तरह की डायग्राम दिख रही होगी। ये बुश है कैलिपर साइड का,
जो कि 30 मिलीमीटर का पहले बना था। बाद में जब बॉटल इंस्टॉल हो गई थी तो एक्स्ट्रा 5 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होनी थी। ये वो बुश है। सबसे पहले ग्रीन लाइंस के बीच में आपका चलता है एक्सल इज़ ऑफ 12 मिलीमीटर और दिस होल शुड बी टाइट। अच्छी फिटिंग में होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए कि व्हील चले तो वो डिग डिग की आवाज़ें आए बीच में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये आपका मशीनिस्ट जो सा आप उसको एक्सल देंगे, आप उसको कहेंगे कि ये होल ड्रिल कर दो या ये बुश बना दो। दीज आर द एग्जैक्ट स्पेक्स। 35 मिलीमीटर ओवरऑल लेंथ, स्मॉल पोर्शन 13 मिलीमीटर, वाइड पोर्शन जो कि सील के बाहर आता है दैट इज़ 22 मिलीमीटर और इस तरह से जो सा दैट इज़ 27 मिलीमीटर। सेंटर का होल विल बी जस्ट ओवर 12 mm और यहाँ पे जो सा जहाँ पे इसकी विड्थ रिड्यूस हो रही है, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली दिस वन, यहाँ पे आपकी वेदर सीलिंग के लिए ऑयल सील जो सी है वो रेस्ट करती है। ऑयल सील इज़ 33 mm आउटर डाया, 8 mm उसकी थिकनेस है और 17 mm जो सा है उसका इनर डाया है, जिसके बीच में से आपका ये 18 mm का फेस जो सा है ये सरफेस को प्रेस करता हुआ, सील करता हुआ जो सा है बीच में से गुज़रता है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। अगर आप बनवाना चाहें यू कैन सिंपली गो विद दिस स्पेसिफिकेशंस। स्पेशल जो सा हार्डवेयर बना नंबर 2 ये है डिस्क रोटर ऑफसेट अडाप्टर जो सा सिल्वर का मैंने कास्ट करवाया था और आपको पार्ट 4 में जो सा है साइज़ करते हुए दिखाया था। इनसाइड डायामीटर इज़ 48 मिलीमीटर हब का अंदरूनी सिरा जिस पे ये रेस्ट करेगी। आउटसाइड ओवरऑल जो सा है इसका डायामीटर 83 mm का और अडाप्टर की थिकनेस जो सी है फाइनल थिकनेस दैट इज़ 10 मिलीमीटर्स। इसमें शायद आपके अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शायद फ़र्क आए, 1/4 ऑफ अ मिलीमीटर और समथिंग लाइक दैट, चूँकि मेरा हब जो सा दोबारा सारे उसके सरफेसेस फेस हुए थे माइन्यूटली बिल्कुल माइन्यूटली हीट अप होने की वजह से रैपिंग हो गई थी। तो दिस वुड बी 10 मिलीमीटर और 10.25 मिलीमीटर प्लस माइनस, सो जस्ट कीप इट एट 10। आपका जो सा क्योंकि इसने डिस्क को लाइन करना है, डिस्क जानी है कैलिपर के बीच में, दैट इज़ स्प्रिंग माउंटेड, तो दिस मच कैन बी अकोमोडेटेड बाय द कैलिपर इटसेल्फ एज वेल। सो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। Mounting hole is 9 mm, by default it is 8 mm to accommodate the bolts। चूँकि मैंने बताया था कि मुझको उसमें होल करना पड़ा था थोड़ा सा डिस्क के बोल्ट्स को लाइन करने के लिए, सो दैट इज़ 9 mm फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर तो आप GTO के हब के ऊपर स्पेशल एडिशन की डिस्क माउंट करते हैं। इसके अलावा अडाप्टर्स, डिस्क माउंटिंग बोल्ट साइजिंग ऑफ डिब्रोटर 35 mm का फाइनल स्पेसर बुश हो गया। आई थिंक वी गॉट प्रिटी मच कवर्ड एवरीथिंग। लेट मी थिंक वंस अगेन। जिस वक्त वीडियो के पार्ट 3 के बाद जो सा है रिम दोबारा से खुला, दोबारा लेसिंग हुई, वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझको पड़ी, हब दोबारा से पेंट हुआ, वो चीज़ें जो सी इस कॉस्ट में मेंशन नहीं है। कंटीजेंसी प्लानिंग में जो सा है कॉस्टिंग में आप या मैं उनको डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके अलावा यस बोल्ट्स की डिस्क माउंटिंग के उनकी लेंथ जो सी अब बढ़ गई थी, तो मेरा बगैर उनको लॉकिंग शिम्स के लगाने का इरादा नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन वाज थ्रेड लॉकर। मुझको पिंडी इस्लामाबाद में छोटी पैकिंग नहीं मिली थी, तो फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद कराची से सैयद ज़ुबैर साहब ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं और सैयद ज़ुबैर साहब ने मुझे कराची से जो सा है थ्रेड लॉकर भेजा। वंस अगेन अ बिग शाउट आउट एंड थैंक यू टू सैयद ज़ुबैर साहब फ्रॉम कराची। बॉस थैंक यू वेरी मच। सुजुकी का पेंट हो गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड मैंने STP का यूज़ किया हो गया, और शॉक के बॉटम का होल कवर हो गया, वॉशर्स हो गए, इरेजर्स हो गया,
अच्छा, स्पोक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, डिलक्स की स्पोक्स जो सी हैं इस हब के लिए लंबी हैं। नॉर्मली हब्स बनते हैं 4 के पैटर्न पे। अगर आप सुजुकी का स्टॉक के रिम देखें फ्रंट और बैक के दोनों, वो 4 के पैटर्न पे बने हुए हैं। मतलब हर 2 एडजेसेंट स्पोक्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द रिम पे जो पे 2 एडजेसेंट स्पोक्स हैं, उनको आप अगर हब की तरफ ट्रेस आउट करें तो वो 4 स्पोक्स अपार्ट हैं। डिलक्स की स्पोक्स लंबी हैं, ये 6 के पैटर्न पे बनी है। तो आप अपने जोन सा भी टेक्नीशियन है जिसने आपका रिम बनाना है, आप उससे कंसल्ट कर लेंगे इसके लिए आपको कौन सी स्पोक्स चाहिए, या अगर आप मार्केट से करवा रहे हैं सो जस्ट टेक इट ईजी। डिलक्स की स्पोक्स आर नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, बट दे आर ऑल्सो करेक्ट सोल्यूशन। अली ब्रदर्स ओवर कॉस्टिंग हो गया, सुजुकी से जोन सा है हार्डवेयर की क्वायरिंग वो सारी हो गई, ब्रेक लीडर हो, टॉरॉडोज, एंड दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जो कि मैंने इस वीडियो में सम अप करने की कोशिश की। वीडियो ये भी लंबी हो गई है मेरी तमाम वीडियोस के लिए की तरह, लेकिन अगेन मेरा टारगेट यही होता है कि आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिस वक्त आप काम करने लगें तो यू शुड बी वेल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट, और आपको कम से कम जो सी मुश्किलात आएँ। जस्ट मेरी इंटेंशन ये होती है, और इसको पूरा करते करते वीडियोस जो सी हैं वो लंबी हो जाती हैं। सो टाइम टू क्लोज अप द वीडियो, वाइंड अप द वीडियो। एज ऑलवेज जैसा कि होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू वाया यूट्यूब और वाया फेसबुक। मेरा जो सा फेसबुक पे भी ये वीडियोस जाती हैं, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के जो सा कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल में इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। आपका कोई भी प्रॉब्लम होएगा आई विल कवर दैट। और उसके साथ साथ में दैट्स इट। चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस, ताकि आपको मिलती रहें साथ साथ में। एंड दैट्स इट। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अभी के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।